हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं रविंद्र यादव आप सबका डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए भाई, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं फटाफट लाइव आइए, अपनी प्रेजेंट लगवाइए कि हाँ सर मैं क्लास के अंदर प्रेजेंट हो चुका हूं, ताकि फिर हम अपने आने वाले आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसी आपकी मांग थी, बार बार आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं वो डिमांड कर रहे थे कि सर राष्ट्रपति का टॉपिक हमारे लिए लेकर आइए, राष्ट्रपति का टॉपिक हमें कराइए, हमें राष्ट्रपति के बारे में एक बार पूरा डिटेल से हमें पढ़ाइए। तो आपकी मांग के ऊपर आज हम राष्ट्रपति के टॉपिक की शुरुआत करेंगे पॉलिटी के अंदर, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो क्लास है वो तो कंटिन्यू चल ही रही है, वो तो शाम को 6 बजे चलती रहती है। लेकिन आपने कहा था कि सर बीच बीच के अंदर आप जो है वो पॉलिटी या हिस्ट्री की कॉन्सेप्ट लेवल क्लास भी लेकर आइए। तो उसी की मांग पर, उसी तर्ज पर मैं आपके लिए पॉलिटी का एक नया टॉपिक आप सब लोगों के सामने लेकर आया हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, तो ये टॉपिक हमारा आपका कौन सा रहेगा, राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें, सबसे पहली बात, आज हम जो टॉपिक की शुरुआत जो करेंगे, तो टॉपिक की शुरुआत करेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और बेटा अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में तो ध्यान से समझना। सर राष्ट्रपति जो होगा, प्रेसिडेंट जो होगा, तो सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट का जो वर्णन होगा ये आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, सर राष्ट्रपति का जो वर्णन होगा, ये राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस भाग में होगा, मैंने कि भाई भाग 5 में होगा। राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद में 52 से 62 होगा। और भाग की अगर बात की जाए तो भाग में भाग 5 के अंदर इसका क्या होगा, वर्णन होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें, प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो बेटा एक एक बात को बड़े ध्यान से आप समझना। पहली बात, अगर हम बात करें कि सर राष्ट्रपति का जो पद होगा, राष्ट्रपति का जो पद होगा ये हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यूएसए के संविधान से हमने इसको अडॉप्ट किया है। राष्ट्रपति का जो पद होगा वो किस देश के संविधान से, तो बेटा यूएसए के संविधान से हमने इसको लिया है। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, एक एक आर्टिकल को आप समझते चलना कि सर किस अनुच्छेद के अंदर किस बात का वर्णन किया गया है, तो ये सारी बातें आप समझेंगे। मैं आपको पूरा डिटेल से एक एक बात समझाता चलूंगा, एक एक आर्टिकल में आपको बताता चलूंगा कि भाई किस आर्टिकल के अंदर किस बात का वर्णन किया गया, तो किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा भाई। चलिए दोस्तों, हम पेज की शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट पेज की, और ये हमारा पेज सेकंड रहेगा। पेज सेकंड या पेज 2 की अगर हम बात करें तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्टिकल हमारा आएगा आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 52 जो होगा, अनुच्छेद 52 ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो इसका मतलब क्या होगा, देयर शैल बी वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेटा इसका अर्थ समझना, इसका अर्थ क्या होगा, आर्टिकल जो 52 होगा, अनुच्छेद जो 52 होगा, अनुच्छेद 52 बताता है कि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति की जो संख्या होगी, उस राष्ट्रपति की संख्या के बारे में बताया गया। और भारत के अंदर राष्ट्रपति पद की जो संख्या रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी, एक। ये कहा गया कि भारत के अंदर राष्ट्रपति जो होगा तो राष्ट्रपति की संख्या कितनी होगी, एक। कहने का अर्थ ये होगा कि भारत के अंदर कोई दो राष्ट्रपति नहीं होंगे, भारत में राष्ट्रपति की जो संख्या रहेगी तो वो आपकी कितनी रहेगी, एक। तो आप बताओगे कि सर भारत में राष्ट्रपति के पद की जो संख्या रहेगी वो एक रहेगी। देयर शैल बी वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस बात का जो वर्णन करेगा वो आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 जो होगा, अनुच्छेद 52 इस बात के बारे में क्या करेगा, वर्णन। अच्छा
सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 तो राष्ट्रपति के पद की संख्या बताता है। चलो तो मैंने कि भाई अगले अब हम आर्टिकल की शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट हमारा आर्टिकल होगा आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53। बेटा अगर हम बात करें आर्टिकल 53 के बारे में, अनुच्छेद 53 के बारे में, तो अनुच्छेद 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। कहने का अर्थ ये होगा कि जो प्रेसिडेंट रहेगा, प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड, बेटा जो कार्यपालिका होती है, जो संघ की जो कार्यपालिका होती है, उस कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति। जैसे मैंने आपको बताया था कार्यपालिका के अंदर, बेटा मैंने आपको ये समझाया था, कार्यपालिका की अगर हम चर्चा करें तो कार्यपालिका के अंदर आपका राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, उसकी मंत्री परिषद आएगी, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो महान्यायवादी आएगा। तो ये जो कार्यपालिका जो थी, इस पूरी की पूरी कार्यपालिका का जो अध्यक्ष रहेगा, तो वो कार्यपालिका का अध्यक्ष आपका कौन रहेगा? तो आप बताएंगे सर राष्ट्रपति रहेगा। आर्टिकल 53 अनुच्छेद जो 53 होगा तो प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड होगा, राष्ट्रपति का संघ की कार्यपालिका का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। अब आप समझेंगे नेक्स्ट पेज पर, अगली बात समझना, यहां से एक्चुअल के अंदर राष्ट्रपति से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहां से पूछे जाएंगे, और अब हम एक एक आर्टिकल को बड़ा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। देखो भाई, सबसे पहले आप समझेंगे आर्टिकल 52, सबसे पहले आप समझेंगे आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58, और आर्टिकल 58 जो होगा अनुच्छेद 58 जो होगा, तो बेटा ये किसके बारे में वर्णन करेगा? राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति के पद की योग्यता, या फिर हम कहें कि सर क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट। तो राष्ट्रपति के पद की योग्यता का वर्णन जो होगा, तो इसके बारे में जो वर्णन किया गया आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 के अंदर, इस बात का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। अच्छा, अगर हम बात करें राष्ट्रपति के पद की योग्यता, सर कोई भी व्यक्ति, अगर भाई आप में से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या किन किन योग्यताओं का होना जरूरी है, तो इसके बारे में राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 के अंदर इस बात का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। बेटा अगर हम बात करें, ध्यान से समझेंगे कि सर राष्ट्रपति के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन होगी भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, या भारत का नागरिक होना जरूरी है। अच्छा, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई सेकंड क्वालिफिकेशन की, सर दूसरी क्वालिफिकेशन हमारे पास क्या होगी, तो बेटा सेकंड जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो ये होगी निम्नतम आयु, यानी कि कम से कम आयु जो होगी वो आपकी कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर, 35 वर्ष। मिनिमम एज जो होगी, मिनिमम एज, तो मिनिमम एज आपकी होगी 35 ईयर, 35 वर्ष की कम से कम क्या होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई कि सर थर्ड क्वालिफिकेशन या तीसरी योग्यता क्या होगी, तो बेटा तीसरी जो क्वालिफिकेशन होगी वो होगी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ नॉट प्रॉफिट ए पोस्ट,
नॉट प्रॉफिट ए पोस्ट। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ वो किसी भी गवर्नमेंट या वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये होगा कि भारत की जो संचित निधि होती है, जो कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, इस कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया से इस व्यक्ति के अकाउंट में किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं आनी चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, लाभ का पद कहलाता है। बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर अगर मैं बात करूं तो लाभ के पद का अर्थ होगा कि सर वो किसी भी यानी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या वो सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सी बातें हैं। और बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली क्वालिफिकेशन के बारे में, अगर हम बात करें तो अब आप इस बात को ध्यान से समझना। फोर्थ क्वालिफिकेशन आप समझना कि सर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए और क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अगली जो योग्यता होगी वो ये होगी, लोकसभा का सदस्य बनने की, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, परंतु लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, परंतु लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। He should be qualification member of लोकसभा but not a member of लोकसभा हाउस। वो लोकसभा सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसके पास लोकसभा का सदस्य बनने की क्या हो, योग्यता हो। तो ये बताया गया किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। तो कहने का अर्थ ये होगा कि सर अगर कल के दिन कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर कम से कम आयु 35 ईयर हो, मिनिमम एज 35 वर्ष हो, वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नॉट प्रॉफिट ए पोस्ट, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा हाउस का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो, परंतु वो लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये आपकी राष्ट्रपति के पद की क्या होंगी, योग्यताएं होंगी, जिसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर किया गया, आर्टिकल 58 के अंदर किया गया। बेटा यहां तक अगर आप सब लोगों को ये बातें समझ में आई तो फटाफट एक बार थम्स अप कर दे कि हाँ सर हमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले पेज की अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अब हम अगले पेज की शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट पेज के अंदर अब हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट बेटा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54। देखो भाई मैं आपको एक सीरीज समझा रहा हूं और उस सीरीज के अंदर क्या होगा, पहले राष्ट्रपति की योग्यता होगी, जब राष्ट्रपति की योग्यता कंप्लीट होगी तो उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे, किसके, निर्वाचन मंडल की बात करेंगे। चुनाव के अंदर इसका जो निर्वाचन मंडल होगा उस निर्वाचन मंडल की बात करेंगे, और निर्वाचन मंडल के बाद हम ये देखेंगे चुनाव की पद्धति या चुनाव की प्रणाली क्या होगी। तो मैं पूरी की पूरी आपको एक सीरीज या एक क्रम के अंदर पढ़ाता चलूंगा, आपको कैसे याद करना है वो सारी की सारी बातें, और एक इजी मोड के अंदर कैसे इनको याद किया जाए, कैसे इनको लंबे समय तक याद रखा जाए, वो सारा का सारा डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 54 या अनुच्छेद 54 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का वर्णन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का वर्णन आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 के अंदर होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का वर्णन। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की अगर हम बात करें कि सर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, ये यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 54 के अंदर वर्णन किया गया। तो इसको हम बोलेंगे भाई इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ
इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब सबसे पहली बात आप ये समझना, सर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। देखो भाई, अगर हम बात करें सबसे पहले तो आप समझना कि सर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, संसद के ऊपर। और सर संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक सदन आपका होगा लोकसभा और दूसरा सदन आपका क्या होगा, राज्यसभा। अच्छा बेटा, अगर हम बात करें लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं यानी कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। वहीं अगर हम बात करें निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के अंदर भी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। भाई अगर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर किसी प्रकार से किसी सदस्य को कोई नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, जबकि राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के अंदर 238 जो मेंबर होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें 12 मेंबर या 12 सदस्य, तो ये आपके कैसे होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। ये आपके कैसे होते हैं, नॉमिनेटेड, यानी कि इनको हम क्या बोलेंगे, मनोनीत। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि सर संसद के अंदर दो हाउस होंगे, एक लोकसभा और दूसरा हाउस आपका कौन सा होगा, राज्यसभा। लोकसभा के अंदर निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के अंदर इलेक्टेड मेंबर की हम बात करेंगे। पहली बात तो आप ये समझना कि सर संसद के अंदर इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेंगे, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के जो बोथ हाउस या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा, फर्स्ट आप ध्यान रखेंगे, ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है। पहले पॉइंट के अंदर आपको याद रखना है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लोकसभा के अंदर वर्तमान में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, 543। और बेटा राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के अंदर सदस्यों की संख्या 250 होगी, जिसमें से 238 आपके निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य आपके कैसे होंगे, मनोनीत। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होगी तो ये आपकी कितनी रहने वाली है, 233। वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी रहने वाली है, 233। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो निर्वाचित सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेगा, भाग लेगा। उसके बाद भाई फिर आप अगली बात समझना, नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें, सेकंड अगर हम बात करें कि सर और राष्ट्रपति के चुनाव में और भी क्या कोई भाग लेता है कि मैंने, हाँ भाई सुनो, अब हम चर्चा करेंगे संसद के बाद हम आएंगे राज्य के अंदर, और बेटा चर्चा हम करेंगे राज्य के विधानमंडल के बारे में। राज्य का जो विधानमंडल होता है, इस विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं। एक सदन हमारा होता है सर विधानसभा, एक सदन हमारा होता है विधानसभा, और दूसरा जो सदन हमारा होता है ये हमारा होता है विधान परिषद। दूसरा जो हमारा होगा तो ये हमारा कौन सा होगा, विधान परिषद। अगर हम बात करें भाई राज्य विधानमंडल के बारे में तो इसमें दो सदन होंगे सर, एक विधानसभा और दूसरा आपका विधान परिषद, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेचर ऑफ काउंसिल, ये दो सदन काम करेंगे। लेकिन अब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा, तो सर जो राज्य की जो विधानसभा होती है और विधानसभा के अंदर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होंगे राज्य की विधानसभा में, जो निर्वाचित सदस्य हैं, या मैं यूं कहूं कि सर जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, ये इलेक्टेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और दूसरा बेटा अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन करेगा कि क्या राज्य की विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या नहीं लेते, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं लेते। राज्य की विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे।
अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सर ऐसे कितने राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? 6। ऐसे कितने राज्य होंगे जिनके अंदर विधान परिषद होगी, तो आप क्या बताओगे कि सर 6 राज्य होंगे जिन राज्यों के अंदर क्या होगी? विधान परिषद होगी। और ऐसे कौन कौन से राज्य होंगे, तो आप इस बात को ध्यान से समझना। ऐसे कौन कौन से राज्य होंगे जिनके अंदर विधान परिषद होगी, तो ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। आ से आपका बनेगा आंध्र प्रदेश, मैं से आपका बनेगा महाराष्ट्र, के से आपका बनेगा कर्नाटक, बी से आपका बनेगा बिहार, यूपी से आपका बनेगा यूपी, और टपके से आपका बनेगा तेलंगाना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आम के बीज यूपी में टपके, यानी कि जिन जिन राज्य के अंदर विधान परिषद होगी, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी और तेलंगाना। तो इन राज्यों के अंदर ये 6 राज्य होंगे जिनके अंदर क्या होगी? विधान परिषद होगी। बाकी अगर हम बात करें तो बाकी किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है। बाकी राज्यों का जो विधानमंडल होगा वो एक सदनीय होगा। और इसके अलावा जो 6 राज्य मैंने आपको बताए, इन 6 राज्यों का जो विधानमंडल होगा वो आपका कैसा होगा? तो आप बताओगे सर द्विसदनीय होगा, यानी कि उनके अंदर सदनों की जो संख्या रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी? 2 रहेगी। ये भी आप बता सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि राज्य के विधानमंडल के अंदर अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें अगली, हम बात करते हैं कि सर इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में और कौन भाग लेगा। तो 3rd नंबर पर आप समझना कि बेटा तीसरे नंबर पर अब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा, तो बेटा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी क्या होती है? विधानसभा। तो केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा रहेगी, केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा होगी, इस विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे? भाग लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के कौन से सदस्य भाग लेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे सर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और अगर हम बात करें तो किस किस राज्य के अंदर, किस किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगी, तो बेटा एक तो आप ध्यान रखेंगे दिल्ली, दूसरा आप ध्यान रखेंगे पुदुचेरी, और तीसरा आप ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर। ये 3 बातें आप याद रखेंगे, दिल्ली, पुदुचेरी और कश्मीर। तो ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आर्टिकल 54 जो होगा, अनुच्छेद 54 जो होगा, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में क्या करता है? वर्णन करता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा, राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है या कौन कौन भाग लेता है। तो इस सब बातों का जो वर्णन होगा वो किस अनुच्छेद के अंदर होगा? आर्टिकल 54 के अंदर होगा। और अगर मैं बात करूं जो मैंने आपको बताया भाई, ये जो मैंने आपको राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल बताया है, ये भी आप ध्यान रखना। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल जो हमने लिया है वो किस देश से लिया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे यूएसए से। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा तो ये हमने किस देश से लिया है, तो ये आप बताओगे कहां से लिया है?
ये जो हमने लिया है तो ये हमने कहां से लिया है, यूएसए से। अब हम नेक्स्ट अगले आर्टिकल की अब हम चर्चा करेंगे कि सर अगला हमारा जो आर्टिकल रहेगा, अगले आर्टिकल के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अच्छा, जो मैंने आपको प्रणाली बताई, जो प्रणाली मैंने आपको समझाई भाई कि पहले राष्ट्रपति की योग्यता, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, और अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। तो अब आप इस बात को ध्यान से समझेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली को अब आप ध्यान से समझना। नेक्स्ट हमारे पास एक आर्टिकल आएगा सर, आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55, और अनुच्छेद जो 55 होगा तो ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन, और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का जो वर्णन होगा आर्टिकल 55 के अंदर, अनुच्छेद 55 के अंदर। और अगर हम बात करें कि सर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है, तो आप बताओगे कि सर आयरलैंड देश के संविधान से हमने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को अडॉप्ट किया है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके बारे में, ध्यान से समझेंगे। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के वर्णन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप इस बात को ध्यान से समझना। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के वर्णन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस बात को अब आप ध्यान से समझेंगे कि सर राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी। तो बेटा चुनाव की प्रक्रिया होगी एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति, एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति। एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव का जो मेथड होगा, प्रेसिडेंट के चुनाव का जो मेथड होगा, जो तरीका होगा, तो वो आपका कौन सा होगा, एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति। कहने का अर्थ ये होगा कि सर यहाँ पर वोट डालने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी एक, लेकिन जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे होंगे उन सबको इसका वोट क्या होगा, ट्रांसफर होगा। एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति या सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, इसको हम बोलते हैं भाई सिंगल वोट ट्रांसफरेबल, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति। जैसे आप समझना, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि ये जो चुनाव होगा ये कैसे होगा। बेसिकली दो तरीके चलते हैं। एक आपका चलता है जो फर्स्ट मेथड है, वो आप समझना जो राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें तो सर हमारे पास एक तरीका चलता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको हम बोलेंगे अगरता ही विजेता, अगरता ही विजेता। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब आप कभी भी चुनाव के अंदर भाग लेते हैं, जब वोट डालते हैं चुनाव के अंदर, तो मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई कि सर आप जब चुनाव के अंदर जब वोट डालते हैं, तो वोट डालने के अंदर, वोट डालने जब आप गए तो वहां पर कैंडिडेट की जो संख्या थी वो थी 3, एक एक्स नाम का था, एक वाई नाम का और एक जेड नाम का। अब मान के चलो आपने इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को वोट दे दिया, आपने वाई व्यक्ति को वोट दे दिया। आप जब वोट डालने के लिए जाओगे तो बेटा एक तो आप चाहे कितने भी कैंडिडेट हो, सिर्फ और सिर्फ उनमें से एक कैंडिडेट को वोट दे सकते हो। और फिर अगर हम बात करें कि सर एग्जाम्पल के तौर पर 3 कैंडिडेट थे, इन 3 में से सबसे ज्यादा वोट जिस भी व्यक्ति को मिलेगी वो व्यक्ति जो होगा वो चुनाव क्या कर जाएगा, जीत जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ ये होगा कि सर जो सबसे आगे आएगा, जो अग्रता होगा, वही क्या होगा, विजेता होगा। जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेगी वो व्यक्ति फाइनली क्या कर जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। लेकिन बेटा राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर वोट परसेंटेज काउंट होती है। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो वोट डालने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी वोट सभी को ट्रांसफर होती है। हम आम चुनाव के अंदर चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, या फिर
विधानसभा का चुनाव, राज्य की विधानसभा का, तो वहां पर जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो एक व्यक्ति सिर्फ एक ही कैंडिडेट को वोट डाल सकता है। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर एक व्यक्ति जो होगा, जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे होंगे उन सबको वो वोट अपना क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। लेकिन सर जब वोट ट्रांसफर करेगा तो वहां पर वो ये अपनी चॉइस बताएगा, अपनी पसंद बताएगा कि पहले नंबर पर मैं इस व्यक्ति को रखना चाहता हूं, दूसरे नंबर पर मैं इस व्यक्ति को रखना चाहता हूं, तीसरे नंबर पर मैं इस व्यक्ति को रखना चाहता हूं। तो चलिए भाई, अगर हम बात करें इसके बारे में, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, तो अब आप इस बात को ध्यान से समझना कि सर इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस बात को अब बड़े ध्यान से आप समझेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूं भाई कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा और कैसे उसके अंदर वोट डलेगी, एक व्यक्ति कैसे सब कैंडिडेट को अपना वोट क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। देखो जैसे हमने ये माना कि सर कैंडिडेट जो थे, कैंडिडेट की संख्या थी 4 और इन चारों का नंबर है 1 2 3 4, ये कैंडिडेट है ए बी सी और डी। मान के चलो कि कोई एक व्यक्ति जब वोट डालने के लिए आया तो मैंने आपसे ये कहा कि सर जब ये वोट डालने के लिए आएगा तो इस व्यक्ति का जो वोट होगा वो सभी को ट्रांसफर होगा। मान के चलो कि कोई व्यक्ति जब वोट डालने के लिए आया तो वो पहले नंबर पर किस व्यक्ति को रखना चाहता है, बी को। फिर वो अपनी यानी कि एक व्यक्ति का वोट इन सभी चारों कैंडिडेट को ट्रांसफर होगा तो वो पहले नंबर पर रखना चाहता है या पहले नंबर पर उसकी पसंद है बी, दूसरे नंबर पर वो पसंद करता है ए को, तीसरे नंबर पर वो पसंद करता है डी को और चौथे नंबर पर वो पसंद करता है किसको, सी को। वो ये चाहता है, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो 4 कैंडिडेट हैं, इन चारों कैंडिडेट के अंदर मेरी जो सबसे पहली पसंद होगी वो बी नाम का व्यक्ति होगा, दूसरे नंबर की जो पसंद होगी या मैं जिसको दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति देखना चाहता हूं उसको मैं ए नाम का जो व्यक्ति है इसको दूसरे नंबर पर देखना चाहता हूं, डी नाम का जो व्यक्ति है इसको मैं तीसरे नंबर पर देखना चाहता हूं और सी नाम का जो कैंडिडेट है इसको मैं 4 नंबर पर राष्ट्रपति देखना चाहता हूं। वोट डालने वाला व्यक्ति एक था लेकिन इसने अपनी वोट को सभी लोगों को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसने एक प्रेफरेंस बताया कि पहले नंबर पर इसको, दूसरे नंबर पर इसको, तीसरे नंबर पर इसको और चौथे नंबर पर इसको। और उसके बाद बेटा जब टोटल वोट होगी तो टोटल वोटों का जिस व्यक्ति को 50%, कुल वोटों का 50% प्लस एक वोट जिस व्यक्ति को प्राप्त होगी वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर जाएगा, जीत जाएगा। कहने का अर्थ ये होगा यहां पर सबसे ज्यादा वोटों का खेल नहीं होगा। जैसे इस मेथड के अंदर तो जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलती थी वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता था। लेकिन सर अगर हम बात करें यहां पर क्या होगा, यहां पर सर दूसरा तरीका होगा और यहां पर दूसरा तरीका ये होगा भाई, यहां पर बेटा जो दूसरा तरीका होगा वो ये होगा कि जिस व्यक्ति, इन चारों कैंडिडेट में से जिस व्यक्ति को टोटल वोट का 50%, कुल वोटों का 50% प्लस एक वोट मिलेगी तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर जाएगा, जीत जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करेगा वो क्वेश्चन ये करेगा राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन या राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप बताओगे आर्टिकल 55 में है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रक्रिया का वर्णन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी प्रक्रिया से होता है, तो बेटा आप बताओगे एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है, तो आप बताओगे आयरलैंड देश के संविधान से लिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ताकि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, तो इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई है। तो एक बार आप बताइए, यहां तक थम्सअप कर दें कि हाँ सर हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। फटाफट एक बार थम्सअप करें कि हाँ सर यहां तक हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है,
किसी प्रकार की कोई हमें समस्या नहीं है। और अब हम आप जो है वो हमें आगे बताइए, आगे की बातें हमें बताइए। तो बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा वो राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर एक बार आप दे दें भाई। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले पॉइंट की अब हम चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। दो बातें मैंने आपको बताई, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव की जब प्रक्रिया बताई तो मैंने आपको ये कहा कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव, जिसको 50% प्लस 1 वोट मिलेगी, जिसको 50% प्लस 1 वोट मिलेगी, वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर जाएगा? जीत जाएगा। अच्छा, जब राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा तो बेटा उसके बाद बात ये आएगी, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आएगा आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60। और अनुच्छेद 60 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 60 के अंदर जो वर्णन होगा वो किस अनुच्छेद का होगा? राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन, राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन, यानी कि ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ का जो वर्णन होगा तो ये आर्टिकल 60 के अंदर, अनुच्छेद 60 के अंदर। बेटा अगर हम बात करें कि सर राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, राष्ट्रपति को जो हमारा जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा? तो ध्यान रखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसको जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो इसको क्या दिलाएगा? शपथ। अच्छा, अगर सर मान के चलो किसी कंडीशन में ऐसा हो जाए, किसी कंडीशन में ऐसा हो जाए कि यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस दौरान फिर इसको शपथ कौन दिलाएगा? तो नोट करके आप लिखना, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो सीनियर जज होगा, तो वो इसको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। दो बातें मैंने आपको बता दी कि सर राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो फिर इसको शपथ कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। अच्छा, अब सर इसको शपथ मिल गई तो भाई अब आप सीरीज को समझना। अब इसको जब शपथ मिल गई तो शपथ के बाद अब इसका जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल अब इसका क्या होगा? स्टार्ट होगा। अब इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा? स्टार्ट। यानी कि पहले हमने देखा राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या थी, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन होगा, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया देखी तो राष्ट्रपति जब चुना गया तो फिर हमने देखा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, और राष्ट्रपति को जब शपथ मिलेगी तो उसके बाद उसका कार्यकाल क्या होगा? स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। अब हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। और बेटा राष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर मैं चर्चा करूं तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो वर्णन होगा ये आपका रहेगा आर्टिकल 56, अनुच्छेद जो 56 होगा, अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल, इसके अंदर जो वर्णन होगा तो ये आपका किसका रहेगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल। और राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी कि टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन, राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो वर्णन होगा ये आपका रहेगा आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 के अंदर इसका क्या रहेगा? वर्णन रहेगा, आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56। तो अब अगर हम बात करें, चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूं, यहां पर समझना कार्यकाल के बारे में। अगर कार्यकाल की चर्चा की जाए राष्ट्रपति के कार्यकाल की तो बेटा सामान्य तौर पर अगर हम बात करें राष्ट्रपति को जो चुना जाता है तो कितने वर्षों के लिए, तो आप बताओगे सर 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? चुना जाता है। या मैं ये कहूं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहेगा ये आपका कितने वर्षों का रहेगा? 5 वर्षों का रहेगा।
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का रहेगा? 5 वर्षों का। अच्छा सर, आप मेरे को ये बताओ कि क्या राष्ट्रपति का जो पद है, क्या राष्ट्रपति का जो पद है, क्या ये 5 वर्ष से पहले भी रिक्त हो सकता है क्या? क्या राष्ट्रपति का पद 5 वर्षों से पहले रिक्त हो सकता है क्या? मैंने कहा हाँ भाई, राष्ट्रपति का जो पद है ये कार्यकाल के दौरान क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है। कार्यकाल के दौरान ये पद क्या हो सकता है? खाली हो सकता है। और सर अगर कार्यकाल के दौरान अगर खाली होगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, किन किन परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है? तो आप बताओगे कि सर राष्ट्रपति का जो पद होता है वो 3 परिस्थितियों के अंदर क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है। ऐसी 3 परिस्थितियां होंगी जिन परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है या राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। और सर अगर हम बात करें कि हमारे पास वो कौन कौन सी 3 परिस्थितियां होंगी, सबसे पहली होगी कि सर राष्ट्रपति की अगर कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो भाई अगर मृत्यु हो गई तो मृत्यु के दौरान राष्ट्रपति का पद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खाली। अच्छा सर दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन कौन सी होगी जिसमें राष्ट्रपति का पद खाली होगा? तो राष्ट्रपति अपना क्या दे दे? त्यागपत्र दे दे, यानी कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे दे। और तीसरी अगर मैं बात करूं कि सर राष्ट्रपति के ऊपर कौन सी प्रक्रिया चला दी जाए, तो राष्ट्रपति के ऊपर प्रक्रिया चला दी जाए कौन सी? महाभियोग की प्रक्रिया। यह भी आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के ऊपर कौन सी प्रक्रिया चला दी जाए? महाभियोग की प्रक्रिया चला दी जाए, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस चला दिया जाए, या राष्ट्रपति अपना रिजाइन लेटर डाल दे, या बेटा राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। अब आप बात को समझना, मैंने आपसे ये कहा कि सर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। किस किस कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है? या तो उसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए, या फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे, या फिर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जाती है, और उस प्रक्रिया का नाम क्या होगा? महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो बेटा इस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान उसके पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। लेकिन सर अब आप मेरे को ये बात बताओ कि अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा, अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देगा, तो अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा, या राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ध्यान से समझना कि सर अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? तो आप इस बात को समझेंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा सर किसको? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देगा वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। अच्छा यहीं पर अगर मैं बात करूं कि सर अगर राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया, ध्यान से समझेंगे, अगर राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया तो फिर राष्ट्रपति के स्थान पर काम कौन करेगा? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति के स्थान पर काम कौन करेगा? या राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया, तो उस दौरान राष्ट्रपति के पद पर काम कौन करेगा? या फिर राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस या महाभियोग की प्रक्रिया को अगर चला दिया गया, तो इस दौरान महाभियोग की प्रक्रिया अगर सफल हो गई तो फिर राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? यहां तक अगर हम बात करें तो इसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगर राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो इसके बाद राष्ट्रपति के स्थान पर काम कौन करेगा। तो ध्यान से समझेंगे कि सर अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हुआ, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हुआ, अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया, अगर खाली हो गया, तो राष्ट्रपति के स्थान पर, राष्ट्रपति के स्थान पर फिर कार्य कौन करेगा या राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो आप ध्यान से समझना सर, राष्ट्रपति के स्थान पर फिर काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। और बेटा जब उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा तो इसको कहा जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। इसी को क्या कहा जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, या इसको हम बोलेंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट के नाम से। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है और उस दौरान उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का कार्यभार अगर संभालता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट कहलाएगा। तो अब आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ तो राष्ट्रपति के स्थान पर काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेगा। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर चलो आपकी बात मान ली, आपकी बात से हम सहमत हो गए कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो फिर उपराष्ट्रपति संभालेगा, और अगर किसी कंडीशन के अंदर अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर इनका कार्यभार कौन संभालेगा, ना तो राष्ट्रपति अपने पद पर और ना ही उपराष्ट्रपति अपने पद पर, तो उस दौरान इनका पद कौन संभालेगा, तो फिर बेटा इनका पद कौन संभालेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो इनका क्या करेगा, पद संभालेगा। सर ऐसा आज तक हुआ है क्या, जिस दौरान, सर ऐसा आज तक हुआ है क्या जिस दौरान किसी भी चीफ जस्टिस ने या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला हो। मैंने कि हाँ भाई एक बार हुआ है, और उस व्यक्ति का यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था, जिसने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, तो वो कौन था, तो आपका आंसर होगा एम हिदायतुल्लाह। तो वो आपका कौन रहेगा, एम हिदायतुल्लाह। यहां तक क्लियर है क्या? तो बेटा मेरे हिसाब से आशा करता हूं कि सारी की सारी बातें, अब तक जो बातें या जितने आर्टिकल मैंने आपको बताए वो सारे के सारे अनुच्छेद, वो सारे के सारे आर्टिकल आप सबको क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कर दे कि हाँ सर ये बातें हमें समझ में नहीं आई, लेकिन बेटा समय जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो चर्चा होगी वो कल की क्लास के अंदर होगी, अगली क्लास के अंदर होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, तब तक के लिए बाय।